यूपी की चुनावी सौगात। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और प्रदेश नगर विकास विभाग द्वारा न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन उन्होंने किया। और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नई उपलब्धियां हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश में 42 लाख परिवारों को आवास मिला है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इस दौरान कहा कि 2004 से 2014 तक केंद्रीय योजनाओं पर 1,57,00,000 शहरी निवेश किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 6 सालों में शहरी निवेश 7 गुना ज्यादा हुआ है और आज 11,83,00,000 का निवेश हो चुका है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह तमाम चीजें हुई है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले जून 2015 के बाद 20 महीनों के अंदर उत्तर प्रदेश में केवल 20,000 आवास बन पाए थे। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 20 महीनों के भीतर ही यह आंकड़ा 20 लाख में बदल गया है। इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। जेवर एयरपोर्ट को अगर मेंशन किया जाए तो मैं समझता हूं कि वो एक ऐसा बड़ा ट्रांजिट हब बनेगा कि उत्तर प्रदेश की ही अर्बन कनेक्टिविटी नहीं पर देश भर की अर्बन कनेक्टिविटी और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी में एक बहुत बूस्ट मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ ही 1-2 वर्ष में लखनऊ और बाकी उत्तर प्रदेश के शहरों में हवाई अड्डों पे काम करने के लिए 2000 करोड़ की लागत की है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मार्च 2017 के बाद उत्तर प्रदेश ये प्रदर्शित करने के में उदाहरण रहा है कि राज्य सरकार अर्बन मिशंस को कैसे। मैं मानता हूं कि लखनऊ में इस अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन इस शहर के साथ साथ भारत के सभी राइजिंग एंड अपकमिंग सिटीज की एक नई तस्वीर बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री जी ने न्यू इंडिया का एक सपना देखा है और उसे मूर्त रूप देने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हुए वे मिशन मोड में इस समय काम कर रहे हैं और उनका यह स्वप्न मित्रों साकार होते हुए हिंदुस्तान की जनता देख रही है। शहरी क्षेत्र के, नगरीय क्षेत्र के दायरे को विस्तार दिया जाए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 654 नगर निकाय थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 734 हुई है और इन 734 नगर निकाय के माध्यम से प्रदेश की एक बड़ी आबादी को हम लोग बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन इस देश के अंदर न केवल नारी गरिमा के लिए बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी मील का पत्थर साबित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी और उस मिशन में सबसे बड़ी बाधा के रूप में उत्तर प्रदेश को देखा जाता था। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 2,61,00,000 से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नगरीय क्षेत्र इस दिशा में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 652 जो नगर निकाय हैं ये पहले ही ओडीएफ हो गए थे, जिनमें से 595 ओडीएफ प्लस के लक्ष्य को भी प्राप्त कर चुके हैं और 30 नगर निकाय ओडीएफ प्लस प्लस के लक्ष्य को प्राप्त। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनावी सौगात देते नजर आ रहे हैं उसको ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें। न्यू अर्बन इंडिया के 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तमाम चीजें जो आज खास हैं उसको आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है जो 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा और इसी के साथ कार्यक्रम में 75 हाउसिंग तकनीकी की प्रदर्शनी होगी। आपको बता दें कि 75 हाउसिंग तकनीकों की यहाँ पर प्रदर्शनी भी की जाएगी। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में लाइव दिखाई जाएंगी उपलब्धियां, यानी कि जिन उपलब्धियों की यहाँ पर तकनीकी की जाएगी उनका सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा, लाइव उन तकनीकियों को दिखाया जाएगा। वर्चुअल साइकिल टूर्स और फिजिकल मॉडल की प्रदर्शनी भी की जाएगी। इस दौरान आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी सौगात देते नजर आ रहे हैं, जिसमें
टच पैनल स्क्रीन पर स्मार्ट सिटी की आईसीसीसी परियोजनाओं का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। इसी के साथ 150 इलेक्ट्रिक सिटी बसों को भी सौगात आज उत्तर प्रदेश को दी जाएगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को किन चुनावी सौगातों से आज नवाजा जा रहा है। अमृत में 502.24 करोड़ की 17 पेयजल परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया जाएगा। यानी कि 502 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को लोकार्पण यहां पर किया जाएगा। अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, 75 साल जो आजादी को हुए उसको बीजेपी अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है और उसी को लेकर उत्तर प्रदेश सीएम योगी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। 1414 करोड़ की योजनाओं का भी शिलान्यास किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 1537.02 करोड़ की 15 परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 1256 करोड़ की 30 परियोजनाओं का शिलान्यास भी इस दौरान किया जाएगा। तो इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। और साथियों, जब हम गुजरात में छोटे से इलाके में रहते थे और जब भी लखनऊ की बात आती थी तो लोगों के मुंह से निकलता था कि भाई लखनऊ में तो कहीं पर जाइए सुनने को मिलता है पहले आप, पहले आप, पहले आप। यही बात होती है। आज मजाक में ही सही, हमें टेक्नोलॉजी को भी कहना पड़ेगा पहले आप। भारत में पिछले 6-7 वर्षों में शहरी क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन टेक्नोलॉजी से आया है। देश के 70 से ज्यादा शहरों में आज जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चल रहे हैं उसका आधार टेक्नोलॉजी ही है। आज देश के शहरों में सीसीटीवी कैमरों का जो नेटवर्क बिछ रहा है, टेक्नोलॉजी ही उसे मजबूत कर रही है। देश के 75 शहरों में जो 30,000 से ज्यादा आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनकी वजह से गुनहगारों को 100 बार सोचना पड़ता है। ये सीसीटीवी अपराधियों को सजा दिलाने में भी काफी मदद कर रहे हैं। साथियों, आज भारत के शहरों में हर रोज जो हजारों टन कूड़े का निस्तारण हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, सड़कों के निर्माण में लग रहा है, वो भी टेक्नोलॉजी की वजह से है। वेस्ट में से वेल्थ अनेक प्रोजेक्ट मैंने आज इस प्रदर्शनी में देखे हैं। हर किसी को प्रेरणा देने वाले प्रयोग हैं, बड़ा बारीकी से देखने जैसा है। साथियों, आज देश भर में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी उनकी क्षमता और बढ़ा रही है। ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड टेक्नोलॉजी की ही तो देन है। आज यहां इस कार्यक्रम में 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। ये भी आधुनिक टेक्नोलॉजी का ही तो प्रतिबिंब है। साथियों, मैंने अभी लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ में बन रहे घरों को देखा। इन घरों में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, उसमें प्लास्टर और पेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें पहले से तैयार पूरी दीवारों का उपयोग किया जाएगा। इससे घर और तेजी से बनेंगे। मुझे विश्वास है कि यहां लखनऊ में देश भर से जो साथी आए हैं, वो इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे और अपने शहरों में इनको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। साथियों, टेक्नोलॉजी कैसे गरीब का जीवन बदलती है, इसका एक उदाहरण पीएम स्वनिधि योजना भी है। लखनऊ जैसे कई शहरों में तो अनेक प्रकार के बाजारों की परंपरा रही है। कहीं बुध बाजार लगता है, कहीं गुरु बाजार लगता है, कहीं शनि बाजार लगता है
और इन बाजारों की रौनक हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनें ही बढ़ाते हैं। हमारे इन भाई बहनों के लिए भी अब टेक्नोलॉजी का एक साथी बनकर के लाए हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को, स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 25 लाख से ज्यादा साथियों को 2500 करोड़ रुपए से अधिक की मदद गई है। इसमें भी यूपी के 7 लाख से ज्यादा साथियों ने स्वनिधि योजना का लाभ लिया है। अब उनकी बैंकिंग हिस्ट्री बन रही है और वो ज्यादा से ज्यादा डिजिटल लेन देन भी कर रहे हैं। मुझे खुशी है, इस बात की खुशी है कि स्वनिधि योजना का सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाने वाले पूरे देश के टॉप 3 शहरों में 2 हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं। पूरे देश में नंबर 1 है लखनऊ और नंबर 2 पर है कानपुर। कोरोना के इस समय में ये बहुत बड़ी मदद है। मैं योगी जी की सरकार की इसके लिए बहुत सराहना करता हूं। साथियों, आज जब मैं हमारे रेहड़ी पटरी वाले साथियों द्वारा डिजिटल लेन देन की बात कर रहा हूं तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि पहले कैसे इसका मजाक उड़ाया जाता था। कहा जाता था कि ये कम पढ़े लिखे लोग कैसे डिजिटल लेन देन कर पाएंगे। लेकिन स्वनिधि योजना से जुड़े रेहड़ी पटरी वाले अब तक 7 करोड़ से ज्यादा बार डिजिटल लेन देन कर चुके हैं। अब ये थोक व्यापारियों से भी कुछ खरीदने जाते हैं तो डिजिटल पेमेंट ही करते हैं। आज ऐसे ही साथियों की वजह से भारत डिजिटल पेमेंट में नए रिकॉर्ड बना रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी पिछले 3 महीने में हर महीने 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि का डिजिटल लेन देन हुआ है। यानी बैंकों में लोगों को आना जाना उतना ही कम हो रहा है। ये बदलते हुए भारत और टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए भारत की ताकत को दिखाता है। साथियों, बीते वर्षों में भारत में ट्रैफिक की समस्या और प्रदूषण की चुनौती दोनों पर होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम हुआ है। मेट्रो भी उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। आज भारत मेट्रो सेवा का देश भर के बड़े शहरों में तेजी से विस्तार कर रहा है। 2014 में जहां 250 किलोमीटर से कम रूट पर मेट्रो चलती थी, वहीं आज लगभग 750 किलोमीटर में मेट्रो दौड़ रही है। और मुझे आज अफसर बता रहे थे कि 1050 किलोमीटर पे काम चल रहा है। यूपी के भी 6 शहरों में आज मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। 100 से ज्यादा शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का लक्ष्य या फिर उड़ान योजना, ये भी शहरी विकास को गति दे रहे हैं। 21वीं सदी का भारत अब मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की ताकत के साथ आगे बढ़ेगा और इसकी भी तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। और साथियों, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के इन सारे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव है रोजगार निर्माण। शहरों में चाहे मेट्रो का काम हो, घरों का निर्माण हो, बिजली पानी का काम हो, ये बहुत बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर बनाते हैं। एक्सपर्ट्स उन्हें फोर्स मल्टीप्लायर मानते हैं। इसलिए हमें इन परियोजनाओं की गति को बनाए रखना है। भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश में तो पूरे भारत की भारतीय संस्कृति की प्राणवायु समाई है। ये प्रभु श्री राम की भूमि है, श्री कृष्ण की भूमि है, भगवान बुद्ध की भूमि है। यूपी की समृद्ध विरासत को संजोना, संवारना, शहरों को आधुनिक बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। 2017 के पहले के यूपी और बाद के यूपी का अंतर उत्तर प्रदेश के लोग भी अच्छे जानते हैं।
पहले बिजली यूपी में आती कम थी, जाती ज्यादा थी। और आती भी थी तो वहां आती थी जहां नेता चाहते थे। बिजली सुविधा नहीं, सियासत का टूल थी। सड़क सिर्फ तब बनती थी जब सिफारिश हो। पानी की स्थिति तो आप सभी को पता है। अब बिजली सबको सब जगह एक समान मिल रही है। अब गरीब के घर में भी बिजली आती है। गांव की सड़क किसी सिफारिश की मोहताज नहीं है। यानी शहरी विकास के लिए जिस इच्छा शक्ति की जरूरत है वो भी आज यूपी में मौजूद है। मुझे विश्वास है आज यूपी की जिन परियोजना का शिलान्यास हुआ है वो योगी जी के नेतृत्व में तेजी से पूरी की जाएगी। एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजना की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बीच सीधे आपको पंजाब लिए चलते हैं, जहां पर पंजाब के डिप्टी सीएम ओपी सोनी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਸੀ। क्या ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮਿਹਨਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਡੇਲੀ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਕਰੋਨਾ 'ਚ। ਸਰ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੇਂਗੂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਮਾਂ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ, ਈਵਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है सर, ऐसे में बहुत सारी नकली मिठाइयाँ या फिर इस तरह की ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੇ, ਦੁਸਹਿਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਈ ਗਈ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਕੇ ਮਾਰੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਇਹ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੁਦ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਣਦਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇਣਗੇ? ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। पंजाब के डिप्टी सीएम ओपी सोनी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने जो 3 कृषि कानून लखीमपुर में जिस तरीके से तमाम चीजें हुई उसको लेकर यहां पर बातचीत की और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए क्योंकि किसान बहुत लंबे समय से अब सड़कों पर बैठे हैं। तो बात एक बार फिर से मुद्दे की कर लेते हैं। यूपी को चुनावी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि किसने आखिर क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे को लेकर। 2004 से 2014 तक केंद्रीय योजनाओं पर 1,57,00,000 शहरी निवेश किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 6 सालों में शहरी निवेश 7 गुना ज्यादा हो गया है। आज 11,83,00,000 का निवेश हो चुका है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले जून 2015 के बाद 20 महीनों के अंदर यूपी के केवल 20,000 आवास बनाए गए थे। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 20 महीनों के भीतर यह आंकड़ा 20 लाख में बदल गया है। ये हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री इन्होंने कहा है। इन्होंने साफ तौर पर ये जो बातें कही है वो आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। किस तरीके से इन्होंने बताया कि पहले 1,47,00,000 तक का जो निवेश था वो हुआ था, लेकिन अब जैसे ही सीएम जो है उत्तर प्रदेश के वो योगी आदित्यनाथ बने उसके बाद किस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ा है ये केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बताया, जिसको आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो लगातार आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी लखनऊ में पहुंचे हैं, चुनावी सौगात इसको कह सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो पूरा डेटा तैयार किया गया है एक उसके तहत जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसी के तहत केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और प्रदेश नगर विकास विभाग द्वारा न्यू अर्बन इंडिया थीम पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है बीजेपी द्वारा, क्योंकि आज़ादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं और इसी को लेकर ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें बीजेपी तरह तरह की सौगातें हर एक राज्य के हर एक जिले को देती नजर आ रही है। और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने लखनऊ को बड़ी सौगातें दी है। ये जो कार्यक्रम है आज इसकी थीम न्यू अर्बन इंडिया के नाम से रखी गई है। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है, 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। आज इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, उद्घाटन इसका किया और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनके साथ मौजूद रही और उन्होंने तमाम चीज़ों का लोकार्पण किया। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आज घर लोगों को दिए गए हैं, आवास लोगों को वितरित किए गए हैं, 75,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर आवास दिए गए हैं, चाबी उनको घरों की दी गई है, वो आपको बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि न्यू अर्बन इंडिया के 3 दिवसीय कार्यक्रम का जो शुभारंभ हुआ है उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। आज इसकी शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और अब ये जो कार्यक्रम है ये 7 अक्टूबर तक चलेगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम में 75 हाउसिंग तकनीकों की प्रदर्शनी भी की जाएगी। जिस तरीके से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ पहुंचे हैं और इसी कार्यक्रम में लाइव जो उपलब्धियां हैं वो भी दिखाई जाएगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 साल आज़ादी को हो चुके हैं। वर्चुअल साइकिल टूर्स, फिजिकल मॉडल की प्रदर्शनी भी, इन जो तमाम प्रदर्शनियां हैं उसमें दिखाई जाएगी और इनका सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। टच पैनल स्क्रीन पर स्मार्ट सिटी की ICCC परियोजनाओं का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। टच पैनल स्क्रीन पर इसका प्रसारण किया जाएगा। 150 इलेक्ट्रिक सिटी बसों की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे उत्तर प्रदेश को दी है, यानी कि उत्तर प्रदेश में अब 150 जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो चलेंगी। अमृत में 502.24 करोड़ की 17 पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अमृत महोत्सव में 502.24 करोड़ की 17 पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण यहां पर किया गया और इसी के साथ कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसको आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 1,441.70 करोड़ की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, लोकार्पण भी किया गया, शिलान्यास भी किया गया और इसी के साथ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 1,537.02 करोड़ की 15 परियोजनाओं का लोकार्पण यहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 1,256.22 करोड़ की 30 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। ये तमाम चीजें आपको बता रहे हैं। आज जिस तरीके से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं। इसमें पूरे कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा वो आपको बता रहे हैं। चलिए तो इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और इसी के साथ रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं शाही साहब आपके पास आना चाहूंगी। आजादी का अमृत महोत्सव बीजेपी मना रही है, 75 साल पूरे हुए हैं और आज जो थीम रखी गई है न्यू अर्बन इंडिया, इसके तहत उत्तर प्रदेश को काफी बड़ी सौगातें आज दी गई है। किस तरीके से आप इन सौगातों को देखते हैं? प्रधानमंत्री जी लखनऊ शहर में है और इनके हाथों लगभग 5,000 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण दोनों का कार्यक्रम हो रहा है। हमारे विरोधी हमेशा कहते रहे कि इन्होंने शिलान्यास नहीं किया, लोकार्पण किस चीज का कर रहे हैं, हमने बनाया, हमने किया। तो आज वो चीजें दिख रही हैं और हम विरोधियों को करारा तमाचा है कि जो जिसका शिलान्यास कर रहे हैं और आने वाले दिनों के लिए शिलान्यास भी करके जा रहे हैं। जबकि जो है अखिलेश जी हमारे खुद कहते हैं इस चीज को, और नोएडा एक्सप्रेसवे जो उनके पिछली सरकार के द्वारा बनवाया गया था यमुना एक्सप्रेसवे, उसका उन्होंने उद्घाटन के बाद उद्घाटन किया था, उसका कभी जिक्र उन्होंने नहीं किया है। तो खैर आज माननीय प्रधानमंत्री जी पर रहते हैं। आज हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से सौगात दी गई, और आपका मैं अभी शुरुआती वर्जन सुन रहा था, इसमें एक छोटा सा संशोधन मुझे करना था कि आपने 2-3 बार कहा चुनावी घोषणाएं, तो ये इस चीज को चुनावी घोषणा से आप मत जोड़ कर देखिए, क्योंकि चुनाव अभी 6 महीने दूर है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.5 साल में जो अपनी उपलब्धियां हासिल की है उसमें बहुत से लोकार्पण पहले हो चुके हैं और आने वाले दिनों में हम लगातार लोकार्पण और उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि हमको उत्तर प्रदेश का एक समावेशित विकास करना है। हमने उत्तर प्रदेश के ऊपर काफी काम किया है और उसको हम लोग आज प्रदेश के लोगों को सौंप रहे हैं। घर बना है, घर की चाबी दे दी गई है, तब वहां पर लोग रह रहे हैं। आज उन लोगों को के साथ संवाद भी किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो ये एक कहिए कि 23-24 करोड़ की जनता का जो हमको उनको उठाना है, उनको गरीबी की रेखा से नीचे से ऊपर उठाना है, उनकी झोपड़ियों से उनको निजात दिलाना है, उनके जो सड़क पे शौचालय उनका नहीं था, सड़क पे जाते थे, वो शौचालय देना है, जो लकड़ी पर अपनी जान फूंकते थे उसको हमको जो है सिलेंडर और उज्ज्वला योजना देना है। तो ये तमाम तरीके की जनधन योजना से लेकर बहुत सी चीजें हम लोगों ने सौगात को दिया है। तो ये निरंतर काम कर रहे हैं हम लोग, इसलिए इसको चुनावी घोषणा न कहा जाए, ये मेरा अनुरोध है। बाकी हम लोग जो काम कर रहे हैं इस काम को थोड़ा सा और आप लोगों ने बहुत चीजें दिखाया है और दिखा भी रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से जन जन तक ये चीजें पहुंच रही हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि कर्म योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और ऊपर से प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है उसमें उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है मुस्कान। ठीक है शाही साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। रत्नाकर जी आपके पास आना चाहूंगी। हालांकि शाही साहब ने ये साफ कर दिया है कि चुनावी घोषणाएं ये नहीं है, क्योंकि वो लगातार लोकार्पण और शिलान्यास करते नजर आ रहे हैं, तो चुनावी इनको ना कहा जाए, चुनाव से ना जोड़कर देखा जाए, इस तरीके की बात उन्होंने कही। साथ ही साथ आपके लिए उन्होंने एक बात कही है, संदेश एक तरीके से दिया कि आप लगातार कहते हैं कि शिलान्यास नहीं किया गया, लेकिन अब शिलान्यास आगे आने वाली सरकारों के लिए कर दिया गया है, चाहे फिर वो कोई भी सरकार हो, ऐसा अश्विनी शाही जी का कहना है। देखिए, 2 बातें कहूंगा मैं। पहली बात ये कहूंगा कि आज की जो उत्तर प्रदेश की परिस्थिति है, उस परिस्थिति के बारे में जो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो मैं उनसे यह आग्रह करूंगा कि लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर ही लखीमपुर खीरी है, जहां पे इनके ही भाजपा के ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लड़के द्वारा किसानों की हत्या कर दी गई, गाड़ी रौंद दिया गया किसानों को, जैसे कि कोई रास्ते में कोई कुत्ता बिल्ली आ गया हो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया। यही प्रधानमंत्री जी कभी मीडिया में इंटरव्यू दिया करते थे और कहते थे कि अगर गाड़ी के चक्के के नीचे अगर कुत्ते का पिल्ला भी आ जाता है तो उनको बहुत दुख होता है। ये कहने वाले प्रधानमंत्री से मैं रिक्वेस्ट करूंगा
कि वो जरा 150 किलोमीटर दूर किसान जहां पे इनके ही मंत्री के लड़के ने गाड़ियों से रौंद दिया है और पूरा वीडियो पूरा देश ने देखा है, जरा जाके किसानों को सांत्वना दे, क्योंकि किसान आजादी में कितना बड़ा योगदान दिए हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी के एक आह्वान पे किसानों ने किस तरह से रास्ते पे उतरकर और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, उन किसानों के प्रति अगर जो मरे हुए किसानों के प्रति अगर सच्ची श्रद्धांजलि अगर प्रधानमंत्री जी को देना है तो 150 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी जाकर उन परिवार वालों से मिले जो आज जिनको मुआवजे का मरहम योगी सरकार देने की कोशिश कर रही है, जरा उनके दुख दर्द को बांटने की कोशिश करे। ये मेरी पहली बात हुई। रही बात दूसरी बात, जैसा अश्विनी भाई कह रहे थे कि शिलान्यास और लोकार्पण की बातें कर रहे थे, इसको चुनावी मुद्दे से नहीं देखा जाए। मैं ये बोलूंगा कि अगर 6 महीना में पूरी की पूरी कैबिनेट इनकी और पूरी की पूरी सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री चाहे जो भी है कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं ये लोग, और ये कह रहे हैं कि चुनावी रूप में नहीं देखा जाए। भाई ये क्यों 6 महीना पहले ही आप ये लगभग 5,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट का है वो शिलान्यास कर रहे हैं, क्यों नहीं पहले से किए? सरकार तो आपकी 4.5 साल पहले की है और इसके पहले भी केंद्र में सरकार आपकी 7.5 साल हो चुका, पहले क्यों नहीं किया? आपको इसका जवाब देना चाहिए। रही बात दूसरी की, अगर ये कह रहे हैं कि शिलान्यास और लोकार्पण तो कर ही रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण भी कर रहे हैं, जरा वो वाइफरगेट करके बता दें कि शिलान्यास किस किस चीज का किए हैं और किस चीज का लोकार्पण किए हैं। देखिए ये जुमलों की सरकार है, ये आती है बड़े बड़े विज्ञापन की सरकार है, बड़े बड़े दावों बड़े बड़ा दिखावा करती है। यही मोदी सरकार है जो कहती थी कि 2022 तक हम सारे गरीब लोगों को पक्का मकान देंगे। आज भी आप गांव में चले जाइए, गरीबों का झोपड़े वैसे ही बने हुए हैं, वैसे ही वो कच्चे मकानों में रहते हैं और 2022 में महज 3 महीने बाकी रह गए। क्या आपको लगता है कि 2022 तक ये सारे अपने वादों को पूरा कर देंगे, सारे लोगों को पक्का मकान देंगे? क्या यही जुमले की सरकार है मोदी सरकार जो कहती थी कि हम किसानों का आय दोगुना कर देंगे, लेकिन आज किसानों की आय दोगुना करना तो छोड़िए, किसानों को की मांगों को तो पूरा करना छोड़िए, मांग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो उन देखिए यह सरकार जो है यह निरंकुश और अपराधी बन चुकी है। जो न्याय की गुहार कर रहे हैं, जो न्याय मांग रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और जो इस कृत्य में इन्वॉल्व है उनको फरार बताए जा रहे हैं। यही है योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की सरकार। ठीक है, आप दोनों का स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है। अब आप एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, डिबेट ओपन रहेगी। शाही साहब आपके पास में आना चाहूंगी। रत्नाकर सिंह जी ने कई बड़े आरोप लगा दिए, आपने सुनी होगी उनके तमाम बातें, लखीमपुर खीरी विवाद पर उन्होंने तमाम बातें कही और इसी के साथ उन्होंने ये आपसे सवाल किया है कि एक तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने शिलान्यास किन किन चीजों का किया, और साथ ही साथ वो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये जो तमाम चीजें हैं, आज इतने करोड़ की लागत से जो शिलान्यास और लोकार्पण किया गया, वो पहले क्यों नहीं किया गया? मात्र चुनावों से जब कुछ महीने पहले ही ये चीजें क्यों की गई? क्या इस तरीके के सवाल खुद रत्नाकर सिंह जी पूछ रहे हैं आपसे। देखिए मुस्कान जी, चश्मा जो है जब दूसरा चढ़ा रहता है तो आदमी को साफ नहीं दिखता, धुंधला ही दिखता है। अभी 40-45 मिनट का भाषण जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का आप सबके चैनलों ने दिखाया, और अगर रत्नाकर भाई ने थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी के, देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति आस्था अगर होती और उस भाषण को सुन लिए होते तो ये मुझसे डिटेल ना पूछते कि किसका लोकार्पण हो रहा है और किसका शिलान्यास होता है। काफी डिटेल उन्होंने बताया है। दूसरा इन्होंने आरोप लगाया कि सबको पक्के मकान दे देंगे, ये कि नहीं दे देंगे। उसका भी बाइफरकेशन उसी भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा, उत्तर प्रदेश में 8 लाख मकान पिछली सरकार ने बनाया था और हमने जो है 45 लाख के ऊपर मकान बना कर दिए। ये अंतर देख लीजिए अपने आप, आपको पता चलेगा कि हम मकान दे रहे हैं और किस तुलनात्मक अध्ययन भी कर लीजिए। तीसरी बात इन्होंने कहा लखीमपुर की बात। मैं कहना चाहूंगा आपसे, लखीमपुर की बात माननीय प्रधानमंत्री जी को आना ही नहीं पड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी आपके कहने से, कांग्रेस के कहने से वक्तव्य नहीं देना चाहेंगे, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री आप ही के दल के होते तो। लेकिन आज के दिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपकी नेता जो, जिसके बारे में आपने कहा कि उनको अरेस्ट किया गया, जो झाड़ू लगाती हुई कल दिखी थी, किसानों के प्रति उनका कितना सम्मान है, इस सम्मान को ये अगर देखा जाए कि उन्होंने जो सम्मान व्यक्त किया, लखीमपुर गई और लखीमपुर से जो है आगे बढ़ी। कल हनुमानगढ़ राजस्थान में जहां आपकी सरकार है,
उस सरकार में आप जो है लाठियां चलाई गई किसानों के ऊपर। एक भी कोई सवाल, एक भी कोई ट्विटर पर ट्वीट कुछ आया आपका? लखीमपुर तो झाड़ू लगाने चले गए, किसानों के प्रति जो है सम्मान अर्पित करने चले गए। ये कौन सा जो है दरिया दिली है किसानों के लिए और सबके लिए? तो इसलिए आप इस चीज पर रत्नाकर जी ध्यान दीजिए। दूसरा मैं एक और बात कहना चाहूंगा। मैं लौटूंगी शाही साहब। रत्नाकर सिंह जी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं, फिर लौटूंगे आपके पास। रत्नाकर जी, सवाल तो वाजिब उठाए हैं शाही साहब ने। भाई अश्विनी जी कह रहे हैं और बड़े बड़े जो आंकड़े बता रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाइफरगेट किया और बनाया। सही बात है। मैं भी कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूँ कि आप भी जरा, ये जनता जरा सोच सकती है कि वो जो आंकड़े हैं उससे सच्चाई कितनी अलग है और कितनी जुदा है, ये जनता जान सकती है। देखिए, आज की सच्चाई ये है कि यूपीए की जब सरकार थी तो हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था। उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर मध्यम वर्गीय रेखा के लेवल पे लाए। इनके सरकार में क्या हुआ है कि 23 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा के नीचे चले गए। आज भी 97% लोगों का की आय जो है मोदी सरकार में, आम आदमी की बात कर रहा हूं मैं, उन अंबानी और अडानी और चंद चुनिंदा पूंजीपतियों की बात नहीं कर रहा हूं जिसकी आय जो है मोदी सरकार में कई गुना बढ़ गई है। आम आदमी की बात कर रहा हूं, 97% आम आदमी जिसकी आय जो है घट गई है इस मोदी सरकार में। तो आप समझ सकती हैं कि आंकड़ों की हेराफेरी और बाजीगरी किस तरह से मोदी सरकार करती है। ये बात आपकी ठीक है। रही बात दूसरी बात मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है, आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन शाही साहब ने आपसे जो सवाल पूछा है, जो वाजिब सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा। हनुमानगढ़ में जो घटना हुई उस पर वो आपसे जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल दूसरे ही मैं जवाब देने ही जा रहा था उनके सवालों का। ये कह रहे हैं कि हमारे जो कांग्रेस शासित प्रदेश है उसमें हम प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या दूसरे अन्य लोग क्यों नहीं जाते हैं वहां पे, और क्यों उत्तर प्रदेश या भाजपा शासित सरकार उत्तर प्रदेश में ही आते हैं और इतना जो है हो हल्ला करते हैं। देखिए क्या है, आप घटना उदाहरण ले लीजिए, आज उन्नाव की घटना ले लीजिए, चाहे हाथरस की घटना ले लीजिए, किस तरह से लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। या आप उन्नाव की घटना ले लीजिए जहां पे कि एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने एक लड़की के परिवार वालों को उसका पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके जेल में डाल दिया जाता है। अश्विनी जी हंस। तो और हाथरस की घटना ले लीजिए जहां पे क्या हुआ है कि आधी रात को सबूत मिटाने के लिए, आधी रात को प्रशासन सत्ता में चूर जो आदमी है उनका किस तरह से साथ देने के लिए आधी रात को वो जो है लड़की को वहां पे लाके पेट्रोल जला के और दाह संस्कार कर दिया जा रहा है। तो समझिए कि कहां पे लोकतंत्र का धज्जियां उड़ाई जा रही है, कहां पे। हनुमानगढ़ का सवाल पूछा था आपसे रत्नाकर सिंह जी, अश्विनी शाही जी ने, उस पर जवाब चाहूंगी आपसे। क्या एक बार रिपीट करिए। हनुमानगढ़ में जिस तरीके से किसानों पर लाठियां भांजी गई उस पर जवाब चाहिए शाही साहब को। देखिए कहीं पे भी वही मैं बता रहा हूं, अगर ये कह रहे हैं कि उनको आने की जरूरत ही, जाने की जरूरत ही नहीं है मोदी जी को, तो मैं ये पूछना चाहता हूं योगी जी को, तो इस तरह की परिस्थितियां कैसे बनी? कहीं ना कहीं प्रशासन लाचार दिख रहा है और प्रशासन ने उस तरह का स्टेप नहीं लिया कि जहां पे इस तरह की घटना हुई है। जवाब नहीं है रत्नाकर सिंह जी, जवाब नहीं है आपके पास। मैं ठीक है, आप मान लीजिए जवाब नहीं है इसका आपके पास। मैं शाही साहब आपके पास आना चाहूंगी, मैं लौटूंगी रत्नाकर जी आपके पास। 3 बार आपसे एक ही सवाल पूछा मैंने, हनुमानगढ़ में क्यों किसानों पर लाठियां भांजी गई? उत्तर प्रदेश में अगर इस तरीके की, हालांकि कहीं पर भी हो, चाहे कोई भी पार्टी द्वारा शासित किया जा रहा हो राज्य, इस तरीके की घटनाएं काफी निंदनीय है। लेकिन बीजेपी के शासित राज्य में अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां तो आपने सवाल उठा दिए, हनुमानगढ़ में आपने अभी तक उस पर जवाब नहीं दिया। शाही साहब देखिए मुस्कान जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि कल की जो घटना, परसों की जो घटना हुई लखीमपुर में, वो दुखद थी। चाहे जिसकी मृत्यु हुई हो, चाहे हमारे कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो, पत्रकार भाई की मृत्यु हो या किसी की मृत्यु हो, वो और कोई भी कारण है और कोई भी तरीका रहा हो, वो दुखद है, इसको मैं मानता हूं। मगर कल किस तरीके से जो राजनीति के गिद्ध कहते हैं जिसको ना, जब चारों तरफ से मंडराने लगे, कोई 2 बजे निकल गया अपने घर से, कोई 1 बजे निकल गया, कोई सवेरे 5 बजे निकला, कोई रात में ही निकला, और उनको हर व्यक्ति को शासन और प्रशासन ने, क्योंकि उनका कोई काम नहीं था,
वो सिर्फ सियासी रोटियां सेकने और किसानों के नाम पर आग में घी डालने का काम करने जा रहे थे। उनको हर जगह रोककर पहरा बैठाया गया उनके ऊपर कि आपका कोई काम नहीं है। जिसका काम था किसान नेता, क्योंकि किसान के नाम पर वहां पर ये सारा काम हुआ था कि किसानों का प्रदर्शन था, किसान मारे गए थे वहां, तो किसान नेता को आने दिया गया और उस किसान नेता के साथ प्रशासन ने बैठकर सारे मुद्दे को 24 घंटे के अंदर, 20 घंटा भी नहीं पूरा हुआ था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सारा मुद्दा शॉर्ट आउट हो जाता है। तो सारे जो गिद्ध थे ये मड़रा कर वापस चले गए, जो कि पूरे प्रशासन के ऊपर अपनी कोई कह रहा था तुमको मैं। किस तरीके से प्रियंका जी एक बहुत बड़े परिवार से आती हैं, किस तरीके से एक तो कोई दरोगा, कोई सीओ, उनको एक तरीका नहीं है, कोई संस्कार नहीं है बात करने का, किस तरीके से वो बात कर रही है। शाही साहब ये बात गलत, देखिए ये बात गलत कह रहे हैं आप। बाकी सब बातें आपकी ठीक है, लेकिन वो खुद एक महिला है और उनको जिस तरीके से व्यवहार किया गया उनके साथ वो हम सब ने देखा, तस्वीरें देखी हमने। और अब ये देखिए एक महिला को, ये आपको भी पता है कि महिला को शाम के समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात कि आप पूरे 24 घंटे से ज्यादा किसी भी शख्स को हिरासत में नहीं रख सकते। अभी भी उनको हिरासत में रखा गया है जी, हिरासत में वो 151 में 107 में शांति भंग की आशंका में हिरासत में रखा गया है उनको रखा गया है। पुलिस ने, प्रशासन ने हिरासत में रखा है क्योंकि उनकी जिद है कि हम लखीमपुर जाएंगे। क्यों? 5% की जो राजनीतिक दल है कांग्रेस यहाँ उत्तर प्रदेश में, उसको वो बढ़ाना चाहती है, उसको चाहती है, लेकिन वो खत्म हो गया। कल माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है, एक मील का पत्थर गाड़ दिया है। इन लोगों के पहुंचने के पहले सारा मामला इन लोगों के लिए टाइट हो गया। और प्रदेश विपक्ष पीड़ितों से क्यों नहीं मिल सकता? मैं लौटूंगी आपके पास। रत्नाकर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे। रत्नाकर जी देखिए, पहले अश्विनी जी तो किसानों का नाम नहीं लिए। वो जो किसान वहां पे मरे हैं वो इनको खालिस्तानी लगते हैं, पाकिस्तानी लगते हैं और आतंकी लगते हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कभी भी जब आंकड़ों की गणना किया जाए तो पत्रकार और भाजपाई कार्यकर्ताओं के अलावा जो किसान मरे हैं उनका भी नाम जरा ले लीजिए, हिचकिए मत, उसका भी नाम, उनका भी नाम ले लीजिए। वो हमारे अन्नदाता हैं, हम और आप जो खाते हैं उन्हीं की पैदावार है। रही बात, देखिए ये मुआवजों का जो मरहम लगाते हैं, तो मुआवजों के मरहम से प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है उस पर उंगली उठाएगा ही विपक्ष, उठाएगा। चाहे हम 5% में हो या वहां पे 30% में हो या 50% में हो। अगर हम विपक्ष में बैठे हैं तो अगर प्रशासन कहीं से लाचारी दिखती है, अगर कहीं पे वहां पे, आज भी मैं कुछ चीजें बता देता हूं, आज भी उत्तर प्रदेश हत्या के मामले में नंबर 1 है। आज भी उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में नंबर 1 है। आज भी उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार के मामले में दूसरे नंबर पे है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो है एक चरम पे अपने बैठे हुआ है। और ये निरंकुश सरकार जो बिना किसी गिरफ्तारी के वारंट के, और वो प्रियंका गांधी जी को अरेस्ट करती है, हाउस अरेस्ट करती है, उनके घर के ऊपर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखती है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये अपनी जो कमियां हैं इनके अंदर उससे पूरी तरह से डर गई है, क्योंकि इनको लगता है कि विपक्ष के नेता उनकी कमियों को पूरे लोगों के सामने उजागर कर दिए हैं। और आने वाले चुनाव में किस तरह से इस भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है वो भी जनता आज समझ चुकी है। क्योंकि यह सिर्फ विज्ञापन की सरकार है, आंकड़ों के ऊपर दावा करने वाली सरकार है। हकीकत में वहां पे कुछ अलग ही सीन दिखता है, जुदा ही पिक्चर है जी। ठीक है, शायद साहब आपके पास आना चाहूंगे। बड़े आरोप लगा दिए गए हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों पर बात करते हैं और वहां पर जो सीन दिखता है वो अलग होता है। इस तरीके की बातें रत्नाकर सिंह जी कह रहे हैं। देखिए मुस्कान जी, ये तो सर्वे करने पर पता चलेगा और आपको हाथ कंगन को आरती कि आप लोगों से कोई सच छुप नहीं सकता है और झूठ बच नहीं सकता है। तो आप लोगों को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, समझाने की जरूरत हमारे रत्नाकर भाई को है। अभी इन्होंने कहा कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है, तो 1 नंबर पे कौन है ये जरा ये बताने का कष्ट करेंगे अपनी बारी में। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा इनसे कि जो आप कह रहे हैं ड्रोन कैमरा और ये, देखिए लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन करने का अधिकार है। पीड़ित परिवार से मुस्कान जी आपने भी पूछा कि हक नहीं है मिलने का, मैं कह रहा हूं हक है, एकदम है, जाइए आप। लेकिन कल जिस तरीके से अचानक ये होड़ लग गई कि कौन पहले पहुंच जाए, ये देखा गया। कल सपाई नेता, सपा के कोई भाई नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि किसको हक दिया, किसने हक दिया। लखनऊ में
अखिलेश यादव एक जीप में सवार होते हैं और जीप के बोनट पर, जो कि 4 फीट का दूरी का होता है, एक सिपाही को मारते हैं, उनके कार्यकर्ता दरोगा को, और उसकी वर्दी फाड़ते हैं। एक थाने की जीप जो उनके कार्यालय के बगल में थाना है, उसकी जीप में आग लगा देते हैं। यही लोकतंत्र है। और ये अभी सपा के भाई होते तो कहते कि उत्तर प्रदेश में तो ये जंगल राज है, ये है। ये कौन सा जंगल राज है? आप सत्ता में नहीं है, आप दरोगा को मार रहे हैं और पुलिस की जीप फूंक रहे हैं। तो कितने बड़े देश में गुंडई का और आक्रांता के रूप में आप लोग आएंगे, ये आप देखिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि चलिए हनुमानगढ़ पर इन्होंने बयान नहीं दिया। किसान के बड़े हितैषी हैं। आज प्रियंका जी एकदम आमादा हैं कि हम जाएंगे वहां मिलने। ये सब लोग तो सम्मेलन एक हो रहा था अभी, मुस्कान जी, हम लोग 1 दिन 2 दिन बैठे भी थे आपके चैनल पर इस पर, कि हर व्यक्ति जो है ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है। उसमें हरिओम मिश्रा और शुभम मिश्रा बैठे हैं। किसी दल ने नाम नहीं लिया कि ब्राह्मण का बेटा मरा है। बड़ा ब्राह्मण प्रेम इन लोगों को मर रहा था। सम्मेलन कर रहे थे बसपा वाले, सपा वाले और कांग्रेस वाले। लेकिन क्या हुआ उस ब्राह्मण प्रेम का कि जो हरिओम पांडे और शुभम मिश्रा को जो है ये लोग नाम लेकर नहीं वो कर पाए। आज ये रेखांकित कर रहे हैं तो किसानों का नाम ले। मैं कह रहा हूँ किसानों का मामला है, लेकिन वहां पर वो भी किसान देखे गए जो सफेद टी शर्ट पर भेंडर वाले की तस्वीर और हाथ में काले झंडे लिए हुए थे। दूसरी चीज रत्नाकर भाई आपको बता रहा हूँ, मुस्कान जी आप भी सुन लीजिए। इस घटना के कुछ दिन, 1 हफ्ते पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जो बब्बर खालसा आतंकवादी संगठन होता है, उसका पूर्व मेंबर वो ग्रुप बनाता है। इसको ध्यान से सुनिएगा रत्नाकर जी, ये हंसने वाली बात नहीं, गंभीर बात है। और उससे जो एक मीडिया में एक गृह राज्य मंत्री जी का एक पहले का वीडियो जो है था 1-2-3 मिनट का, जो उसको 3000 लोगों तक भेजा जाता है। ये है उसके एक साजिश की एक कड़ी हो सकता है, क्योंकि अभी एक जांच का विषय है। ये एजेंसियां जांच कर रही हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो जांच के बाद आएगा सामने। लेकिन एक कड़ी ये भी है कि बब्बर खालसा के पूर्व मेंबर द्वारा ग्रुप बनाकर और 3000 लोगों तक वो मैसेज भेजा गया। ये कल खुलासा हुआ है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नया समाचार था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन शाही साहब देखिए, पूरे मामले पे जांच जारी है। हमें प्रशासन पर और कानून व्यवस्था पर पूरे तरीके से सभी को भरोसा होना भी चाहिए और है भी। जो चीजें होगी, जो सच होगा वो सामने आ ही जाएगा, फिर चाहे वो गलत कोई भी हो। मैं रत्नाकर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। आरोप आप पर लगाए हैं और आप इसमें कुछ कहना भी चाह रहे थे, आप अपनी बात रखें। जी जी जी, देखिए अश्विनी भाई, जिस तरह लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं और ये ब्राह्मण विक्टिम कार्ड जो खेल रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले आपके मुख्यमंत्री हरियाणा के खट्टर साहब हैं। उन्होंने क्या कहा था कुछ दिन पहले, एक स्टेटमेंट दिया था जो मीडिया में भी आया था। आप अगर जाके गूगल करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। उन्होंने कहा था कि लोगों को, कार्यकर्ताओं को लाठियां दिया जाए और जो किसान इस तरह का जो प्रदर्शन कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, जो उनको लाठियों से मारा जाए। आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना अगर जेल में रहेंगे तो आप बड़े नेता बन जाएंगे। इस तरह से वक्तव्य जो है इनके मुख्यमंत्री दे रहे हैं। तो सोच लीजिए, जब मुख्यमंत्री का इस तरह की मानसिकता है तो पुलिस प्रशासन किस तरह से वहां पे व्यवहार करेगी। उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो चाहे जो भी भाजपा शासित प्रदेश हो, तो सोच लीजिए किस तरह से पुलिस प्रशासन करेगी। दूसरी बात, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हनुमानगढ़ पर आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन एक सवाल पूछा गया था, अश्विनी साई जी आपसे पूछ रहे थे कि अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध में अगर उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है तो पहले नंबर पर कौन है, उसका भी नाम ले दीजिए जरा एक बार। देखिए और मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। दूसरी बात मैं इनको ये कहना चाह रहा हूँ, ये ब्राह्मण विक्टिम कार्ड जो खेल रहे हैं, ये अजय मिश्रा जी जो हैं, वो कुछ दिन पहले इनका एक वीडियो आया था, अगर आप सभी लोगों ने देखा होगा, कि ये किस तरह से किसानों को थम्स डाउन करके अपनी गाड़ी में दिखा रहे हैं इसका। और उनका एक स्टेटमेंट में भी आया था कि मंत्री और सांसद बनने से पहले मैं क्या था ये सब जानते हैं, अगर मैं चुनौती पे आ जाऊंगा तो दिखा दूंगा इन लोगों को कि मैं क्या था। और वही उनके लड़के ने दिखाया। आपने देखा वीडियो आया है, जो इनका क्लिपिंग आया है वीडियो, किस तरह से मंत्री के लड़के ने एक जो
जो किसान जा रहे हैं रास्ते से उनके ऊपर गाड़ियों को चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये वो वीडियो विक्टिम जो है कार्ड उसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, आधिकारिक तौर पर जब पुष्टि होगी उसकी तो देख लिया जाएगा, उस वीडियो पर बातचीत करेंगे। सवाल मेरे आपसे दो जो पूरे डिबेट में अभी तक रहे हैं और शाही साहब के वो सवाल हैं, लेकिन उनका जवाब आपने नहीं दिया, ना तो हनुमानगढ़ मुद्दे पर और ना ही जिस तरीके से आपसे महिलाओं के खिलाफ अपराध में पहले नंबर पर कौन है ये पूछा गया। देखिए, आप दोनों ही पार्टियां हैं, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लेकिन फिलहाल जो देश के हालात हैं उस पर अगर बात करें तो किसी भी पार्टी ने कुछ नहीं किया है, ये कहने में भी गुरेज नहीं होगा मुझे। मुस्कान जी, देखिए, मैं इन्होंने भले ही मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। किसानों के हितैषी ये है, मैं खट्टर साहब का भी जवाब दूंगा आपको। किसानों के हितैषी हैं और मैं मानता हूं, लेकिन जहां भी इनकी अभी तो 2-3 स्टेट में इनकी सरकार बची है, तो चुनाव के बाद पंजाब की स्थिति आप देख ही रही, छत्तीसगढ़ में बगावत हो ही रही है। अब जो भी है, मैं राजस्थान की एक बात बताता हूं। इनके राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राहुल जी ने जैसे ही सरकार बनी राजस्थान की, उन्होंने एक सभा किया वहां। उन्होंने कहा कि आप यहाँ के किसान गिनती गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ। आज कितने साल हो गए सरकार बने और उन्हीं किसानों के ऊपर आरसी कटी है और वहां की पुलिस उनको बंद करने के लिए घूम रही है। हनुमानगढ़ की जो घटना थी वो तो थी। तो ये किसान हितैषी कितने हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आज जो किसानों के लिए इनके मन में प्रेम है वो उसके ऊपर। दूसरा, मैं खट्टर साहब की बात का जवाब देता हूं। खट्टर साहब की बात पर मैं जवाब लूंगी आपसे। शाही साहब, समय की थोड़ी सी कमी है। रत्नाकर सिंह जी, आपकी इसी बात पर जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास। जल्दी से बताइएगा रत्नाकर सिंह जी। जी, राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे। मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कहना चाहता हूँ। कहाँ गए वो वादे जो ये कहते थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हर व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख आएंगे, किसानों की आय जो है वो दोगुनी हो जाएगी, हर गरीब का मकान पक्का हो जाएगा। कहाँ गए वो वादे? ये जुमले की सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी, वो बोलते हैं ना कि सबसे बड़का झूठा पार्टी नीतीश जी बोलते हैं, जो इनके घटक दल के नेता। रत्नाकर सिंह जी, देखिए, जो दावे है ना वो सभी पार्टियां करती है, दावे सभी पार्टियां करती है, लेकिन अहम बात ये होती है कि उन दावों पर अमल कितना किया जाएगा और उन दावों को पूरा कितना किया जाएगा और जनता के बीच में किन मुद्दों के साथ जाया जाएगा, ये बातें बहुत ज्यादा महत्व रखती है। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। समय की कमी है, वक्त इजाजत नहीं देता, इसलिए आप दोनों को रोकना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके के हालात देश में बनते नजर आ रहे हैं, ये हालांकि अश्विनी शाही जी कह रहे हैं कि ये जो तमाम चीजें हैं वो चुनावी नहीं है, लेकिन कांग्रेस का लगातार यही आरोप है कि चुनावों के मद्देनजर फिर इस तरीके की चीजें क्यों लगातार होती जा रही है। कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट इसको कहा जा सकता है, जनता को लुभाने का प्रयास जो हर पार्टी करती है।